हमास ने लंबे समय के बाद इजराइल पर अटैक किया है। साउथ इजराइल के ऊपर 10 रॉकेट्स गिरी हैं, जिसमें 5 के असर हुए हैं, 5 जमीन तक पहुंची हैं। क्या क्या हुआ है वो डिटेल में बताऊंगा। ईरान ने क्यों दी है अरब कंट्रीज को धमकी, ये आज की बेहद जरूरी खबर है, इस पर डिटेल में बात करूंगा। नेतन्याहू यूएस गया हुआ है, वहां पर सीज फायर की बात होनी है या ईरान जंग की बात होनी है, इसको लेकर काफी खबरें आई हैं। सीरिया को लेकर कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं और पूरी दुनिया में एक बार फिर से गजा के लोगों के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। ये और कुछ और खबरों के साथ हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। तो हमास ने पिछले लंबे वक्त के बाद एक बड़ा हमला किया है और यह हमला 10 रॉकेट्स के सहारे किया गया। एक के बाद एक 10 रॉकेट जो हैं वो इजराइल के साउथ वाले इलाके में गिरे हैं। तुरंत रेड अलर्ट जारी हो गए, बिल्कुल वो लाल लाल बिंदु वाली जो तस्वीरें आती हैं वो आनी शुरू हो गई और इजराइल ने दावे करने शुरू कर दिए। मजेदार बात यह है कि मैं आपको इजराइल के 2 अखबार दिखाता हूं। वाईटी न्यूज है, इसका कहना है कि 2 लोग घायल हुए हैं। टीओआई यानी टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि 1 लोग घायल हुए हैं। वहीं इरना जो ईरान की न्यूज एजेंसी है उसका कहना है कि कम से कम 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। अब इस पूरी कहानी को आप देखिए। 10 रॉकेट्स हैं जिसमें से इजराइल खुद कह रहा है कि 5 को उसने इंटरसेप्ट किया है, यानी 5 रॉकेट्स गिरे हैं जमीन तक। तमाम वीडियोस आई हैं, तस्वीरें आई हैं, बहुत सारे वीडियोस हम दिखा नहीं सकते आपको, आप जानते हैं उसकी वजह, लेकिन उन वीडियोस को देखकर बहुत साफ है कि इंपैक्ट हुआ है, सीधे सीधे गिरी हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें एक बर्बाद कार है और भी इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो असल में कितने लोग घायल हुए हैं या मारे गए हैं ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि यह हमला हुआ है। 10 रॉकेट सीधे सीधे गजा से गिरी हैं इजराइल के ऊपर। इसके बाद हमास ने एक बयान जारी किया और उस बयान में कहा कि हमारे पास अभी भी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, अभी भी हमारे पास ऐसी ताकत है जो इजराइल के लिए दिक्कत तलब हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें 2 होस्टेजेज हैं जो कह रहे हैं कि हमारी जान तभी बच सकती है जब सीज फायर हो। दरअसल 1.5 साल पूरे हो गए। 7 अप्रैल को ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई के 1.5 साल पूरे हो गए। मौजूदा जो हालात है वो आप जानते ही हैं। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, लगातार बच्चों को, औरतों को, आम शहरियों को मार रहा है। और उसके बाद कल हमास ने जो हमला किया है उससे एक बात जरूर समझ में आ रही है कि सीज फायर वाला मामला कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा है और अब हमास ने दोबारा लड़ाई में शामिल होने का बिल्कुल मन बना लिया है। ग्राउंड इन्वेजन में भी कुछ इजरायली सैनिकों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। जब कंफर्म होगी तो मैं आपके पास वो खबर लेकर आऊंगा। इधर 1.5 साल पूरा होने का जो वक्त है उस समय नेतन्याहू गया हुआ है अमेरिका और इजराइल के अंदर लगातार जो होस्टेजेस की फैमिलीज हैं वो कर रही हैं प्रदर्शन और वो लगातार डिमांड कर रही हैं कि सब लोगों को वापस लाओ। इनके हाथों में अपने बच्चों की, अपने घर वालों की तस्वीरें हैं। एक सवाल इनसे करना है कि 7 अक्टूबर के पहले भी जब इजराइल लगातार फलस्तीनियों को मार रहा था, गजा के लोगों को मार रहा था, तब गजा पे बम गिरते थे और आप पहाड़ पे कुर्सियां लगाकर शो देखते थे। आपने चुना एक ऐसे आदमी को जिसके बारे में आप जानते थे कि यह आदमी हिंसक है, यह आदमी इसी तरह की कार्रवाई कर सकता है। आज आपके बच्चे, आपके घर के लोग होस्टेज पड़े हुए हैं तो आप रोज सड़कों पर आ रहे हैं, रोज बवाल कर रहे हैं, पुलिस से गिरफ्तार हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब वेस्ट बैंक में या फलस्तीन में लोग मारे जाते हैं तो आप खामोश रहते हैं। जो भी ऐसी कौमें होती हैं जो दूसरों के मरने का एंजॉय करती हैं, जो दूसरों के मारे जाने पर खुशियां मनाती हैं, कहीं ना कहीं से लौट के चीजें उनके पास भी आती हैं। अगर आपने ऐसा लीडर अपने यहां चुना होता जो इस तरह का नफरती नहीं होता तो ना 7 अक्टूबर हुआ होता और ना रोज बरोज जो आपको सायरन सुनना पड़ता है, भाग के सेफ हाउसेज में छुपना पड़ता है, वो होता। 1.5 साल बाद भी अगर अश्केलान जैसी जगह पर सायरन लगातार बज रहे हैं, अगर यमन लगातार हमला कर रहा है जो तेल अवीव पर असर पहुंचा रहा है, तो इसका बहुत सीधा मतलब है कि इस लड़ाई को जीतने के जो दावे हैं वो दावे तो बेकार हैं। हाँ, ये जरूर है कि गजा को बर्बाद उस हद तक कर दिया गया है कि पता नहीं दोबारा कभी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। रफा जैसे शहर को 13वीं सेंचुरी का जो शहर है
उस शहर को तबाह कर दिया गया है, 95% घर वहां के गिरा दिए गए हैं। यह सारा कुछ करने में इजराइल जरूर कामयाब हुआ है, यह ना मानना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन जहां तक जंग जीतने की बात है, फिलहाल कुछ समझ में आ नहीं रहा है। जीती हुई जंग तो यह एकदम नहीं है। अभी इजराइल के ही एक एक्स जनरल ने कहा है कि आप आर्मी कितनी भी लगा दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आर्मी के प्रेशर से आप होस्टेजेस को रिहा करा लेंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ये तो हम लंबे समय से देख ही रहे हैं। हमास ने फिर कहा है कि जिन इलाकों को खाली करने की बात कही गई है, जहां बमबारी की बात की गई है, वहां पर आधे से ज्यादा होस्टेजेज हैं और हम उनको इस बार हटाने वाले नहीं हैं। आपके बम गिरेंगे तो हमारे लोग अगर मरते हैं तो आपके लोग भी मरेंगे। यह बात हमास ने बिल्कुल क्लियर कर दी है और लड़ाई अब ऐसे ही दौर में पहुंच गई है जहां जानों की कोई खास कीमत नहीं रह गई है। मैंने आपको बताया कि नेतन्याहू इस समय अमेरिका में है। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात होनी थी और अब यह खबर आ रही है कि इस मुलाकात में क्रमर भी होगा और विटकाफ भी होगा। और यह कहा जा रहा है, वाईटी न्यूज जो इजराइल का अखबार है वो ये छाप रहा है कि इस बातचीत में, ये जो बातचीत होने वाली है, केवल टैरिफ का मामला नहीं। इस बातचीत में सीधे सीधे गजा में जो सीज फायर की बात है उस पर भी बात होगी। आप जानते हैं इजिप्ट ने एक 50 डेज के सीज फायर का प्रपोजल दिया है, जिसमें अमेरिकी जो नागरिक हमास के कब्जे में हैं उनकी रिहाई की बात है, कुछ इजरायलियों के रिहाई की भी बात है। और इन 50 दिनों का जो प्रपोजल इजिप्ट ने दिया है उसको अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया है और वो हमास को भी मंजूर है। लेकिन इजराइल उसमें अड़ंगे डाल रहा है। अब ट्रंप साहब और नए हथियार देने की बात करेंगे, गजा को तबाह करने की बात करेंगे, या फिर उस सीज फायर को लागू करवा के अपना होस्टेज वापस ले आएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका की जो यात्रा है उसमें गजा का अपना रोल है, एक और रोल हो सकता है। आपको याद होगा कि जब लेबनान से लड़ाई चल रही थी, सीज फायर की बात चल रही थी, उसी समय नेतन्याहू गया हुआ था अमेरिका और अमेरिका से उसने ऑर्डर किया जिसमें वो बम गिराया गया, जिसमें नसरुल्लाह मारे गए। तो ये किसी नई लड़ाई को और दूसरे लेवल पे ले जाने का प्लान भी हो सकता है। एग्जैक्टली क्या होगा ये तो 2-4 दिनों के बाद समझ में आएगा। उधर फ्रांस भी आ रहा है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो एक मीटिंग करने वाले हैं सीसी के साथ और जॉर्डन के शाह के साथ। जाहिर है कि वो भी गजा पर जो ये समिट कर रहे हैं वो सीज फायर के लिए ही समिट है। अब इन सब का क्या असर होता है ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच अमेरिका ने एक और थाट दे दिया है इजराइल को। ये थाट जो होता है, कभी इजराइल बहुत दावे करता था कि उसके पास आयरन डोम है और आयरन डोम के रहते उसके यहां कोई मिसाइल नहीं पहुंच सकती। लेकिन जब ईरानी मिसाइलें बिल्कुल अपने निशानों तक पहुंची उसके बाद इजराइल को थाट गिफ्ट किया अमेरिका ने। और एक थाट से काम नहीं चला तो अब दूसरा थाट दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ईरान के साथ लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है और यही वजह है कि इजराइल को एक और थाट दिया गया है कि अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल खुद को बचा सके। दरअसल ईरान को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। ईरान पर हमले के लगातार ऐसे खबरें आ रही हैं जिससे लगता है कि ईरान पर हमले की अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने एक धमकी जारी की है, धमकी कहें, एडवाइजरी कहें, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, और यह जारी की है यूएई, सऊदी अरबिया और दूसरे अरब मुल्कों को। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर इजराइल या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करते हैं और इस हमले में इनकी जमीन का इस्तेमाल होता है तो इनको भी दुश्मन की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके पहले खबर आई थी कि इन मुल्कों ने ईरान से कहा है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन हमने आपसे तब भी कहा था कि ये ईरान से कुछ भी कहें, जब अमेरिका प्रेशर बनाएगा तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ईरान के आसपास जो अमेरिकी डिप्लॉयमेंट है उसकी तस्वीर है। जिन जिन जगहों पर आपको दिखाई दे रहा है अमेरिकन बेस, तो वो सारी वो जगहें हैं जो अरब मुल्कों में पड़ती हैं। अगर इन बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका करेगा ईरान पर हमले के लिए, तो ईरान ने यह क्लियर कर दिया है कि इन अरब मुल्कों को भी दुश्मन की तरह देखा जाएगा और इनके ऊपर हमला किया जाएगा। अब ईरान के आसपास जो बेसिस हैं, अगर जंग होती है तो सबसे पहले ईरान इन बेसिस को ही ठिकाना बनाने का, निशाना बनाने का बेसिकली प्रयास करेगा। और अगर इन बेसिस पे निशाना बनता है तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा।
इसीलिए जब रशिया ने कहा था कि कैटास्ट्रोफिक इसका इफेक्ट होगा, तो इसका यही मतलब था कि ईरान से अगर कोई वार होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, उसके असरात जो होंगे वो पूरे अरब वर्ल्ड में और उसके बाद पूरी दुनिया में बहुत साफ दिखाई देंगे। पेंटागन के एक एक्स एडवाइजर हैं जिन्होंने साफ साफ अमेरिका को सलाह दी है कि ईरान के खिलाफ इस तरह की जंग शुरू करना अपने लिए ही मुश्किल होगा। दरअसल अमेरिका मुश्किलात में फंसा हुआ तो है, लेकिन ट्रंप अभी इसको महसूस नहीं कर रहा है। जिस तरह से टैरिफ वार उसने शुरू किया है, उस पर दुनिया भर से, जिस तरह भारत की बात छोड़ दीजिए, भारत तो सर झुका के बैठा हुआ है, उसकी दूसरी वजह है, लेकिन बाकी दुनिया भर में इसकी मुखालिफत हुई है और जबरदस्त मुखालिफत हुई है। इस मुखालिफत के चलते और जो सारा तमाशा चल रहा है, मार्केट जिस तरह से ब्लीक दिखाई दे रहा है, उसके चलते आज सुबह जब मार्केट्स खुले तो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में मार्केट्स डाउन जा रहे थे। अमेरिका में तो मार्केट में तबाही मची हुई है बिल्कुल, और लोगों को 1987 का ब्लैक मंडे नजर आ रहा है। हालांकि ट्रंप कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बाजार फिर से उभर जाएगा, लेकिन अमेरिका के लिए यह बहुत फायदेमंद होगा। अब कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसानदायक होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। तो एक तरफ अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में आपको बता दूं, सिर्फ अगर यमन की बात करें, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1 बिलियन लगभग खर्च कर चुके हैं ये मिसाइलें और बाकी सारे बमों वगैरह में। आज भी जब मैं ये न्यूज़ कर रहा हूं तो यमन के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन इन बमों का कोई खास असर नहीं पड़ा है। और अब तो ये खबरें आ रही हैं कि यमन धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने बमबारी जारी रखी तो आसपास के मुल्कों में, खासतौर पर सऊदी अरबिया और बाकी मुल्कों में जो अमेरिकन बेसेज हैं उनके ऊपर हम सीधा हमला करेंगे। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अभी यमन को रोका हुआ है कि तुम हमले अभी मत करो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के साथ अमेरिका की प्लानिंग बन रही है ग्राउंड इन्वेजन की, कि जमीन पे आर्मी भेजी जाए हूथियों के साथ लड़ाई के लिए। अगर यह सब होता है तो आप यह समझिए कि जंग की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है। अब जंग दूसरे लेवल पे पहुंच जाएगी जहां अमेरिका सीधा शामिल होगा। अभी तक अमेरिका सीधा शामिल नहीं था, इजराइल लड़ रहा था और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अगर यमन में ग्राउंड इन्वेजन होता है या ईरान के ऊपर किसी तरह का हमला होता है तो यकीन जानिए कि अमेरिका सीधे शामिल होगा और यह लड़ाई बड़ी हो जाएगी। इसीलिए आईआरजीसी के कमांडर ने कहा कि हम लड़ाई के सारे तौर तरीके जानते हैं, हमें सारे आदाब पता हैं लड़ाई के, तो अगर लड़ाई होती है तो फिर हम भी उसका वैसे ही मुकाबला करेंगे। आप देखते हैं कि ईरान के जो आर्मी कमांडर हैं वो साउथ ईस्ट जो उनकी एयर कमांड है उसका विजिट करने गए और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम हर तरीके से जवाब देने को तैयार हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है उससे बहुत क्लियर है कि मामला युद्ध जैसा बन रहा है। अब रशिया ने कहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच में हम निगोशिएट कर सकते हैं। अमेरिका ने एक खत लिखा था, ईरान ने उसका जवाब दिया है। अब उसके आगे कोई बातचीत होती है या सीधी जंग होती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर सीधी जंग होती है तो पूरी दुनिया के लिए आप समझिए, एक तो मार्केट तबाह होंगे, पेट्रोल डीजल और गैसेज की प्राइसेस बहुत बढ़ेंगी और कहीं भी नई जंग छिड़ जाने की संभावना आपको साफ साफ दिखाई देगी। नेतन्याहू तो ऐसे मौके का इंतजार कर ही रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक जंग चलेगी तब तक उसकी कुर्सी सलामत रहेगी। थोड़ी सीरिया की बात कर लें, फिर लौटेंगे गजा के ऊपर। सीरिया के बारे में खबर आई है और इजरायली अखबार में खबर आई है, बेसिकली आर्टिकल आया है, और जिसको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि खेल क्या चल रहा है। साफ दिखाई देता है कि टर्की और इजराइल के बीच खेल चल रहा है कि सीरिया को आधा आधा बांट लिया जाए। तो जुलानी साहब, अल जुलानी, जो अमेरिका, इजराइल और टर्की की मदद से सीरिया से असद को हटा देते हैं, उनको क्या इसलिए लाया गया था कि सीरिया का वजूद ही खत्म कर दिया जाए, सीरिया नाम का कोई मुल्क रह ही ना जाए, दुनिया के नक्शे पर सीरिया 2 हिस्सों में बंट जाए, एक हिस्से पर कब्जा हो इजराइल का, जाहिर तौर पे जो साउथ वाला इलाका है उस पर कब्जा हो इजराइल का, और जो नॉर्थ वाला इलाका है उस पर कब्जा हो टर्की का। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो सकता है, जो चीज सारी दुनिया में नहीं हो सकती है। अमेरिका आंख मूंद कर बैठा रहेगा और वो चीजें आराम से हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट में देखना होगा कि फाइनली ऐसा होता है क्या, और अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि ये कई नई जंगों के लिए एक शुरुआत होगी, एक पॉइंट बन जाएगा जहां से कई सारी नई जंगें शुरू हो जाएंगी। तो ट्रंप भले ये वादा करके आए हों कि वो जंग खत्म करेंगे, लेकिन अभी जो कुछ दुनिया में चल रहा है उससे तो एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया है कि क्या हम थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह आई है कि जो इमदाद महीनों से वहां रुकी हुई है,
दुनिया भर से ट्रकों से इमदाद गई है जिसको इजराइल अंदर नहीं जाने दे रहा है। आज जब सारी दुनिया से प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आईडीएफ के जानिब से यह खबर आई है, और यह खबर किसी लेबनानी अखबार में, किसी ईरानी अखबार में नहीं, इजरायली वाईटी न्यूज में छपी है। वो ये खबर बता रही है कि आईडीएफ ने यह कहा है कि अब हम इमदाद को लोगों तक पहुंचने देंगे, यानी गजा के लोगों तक इमदाद पहुंचेगी, और इसके लिए हम कोई शर्त नहीं रखेंगे, भले समझौता हो या ना हो, भले सीजफायर हो या ना हो, भले हमास की टोटल हार हो ना, जो संभव नहीं है, वो हो या ना हो, लेकिन इमदाद जाएगी। अब आप याद कीजिए वो घटना जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, पिछली बार मैंने भी जिक्र किया था। एक मेडिक्स से भरी हुई गाड़ी थी, एम्बुलेंस थी, उसके ऊपर इजराइल ने हमला किया था, और पहले यह कहा कि उसकी जो गतिविधियां थी वो बहुत सस्पिशस थी, उसमें जो लोग थे वो हमास के लोग थे, वगैरह वगैरह। अब उसमें जो लोग मारे गए थे उन्हीं में से एक का मोबाइल मिल गया जिसमें एक वीडियो था, और उस वीडियो में साफ साफ ये था कि एम्बुलेंस जा रही थी, उसके ऊपर लाल रंग की जो इमरजेंसी लाइट्स हैं वो भी जल रही थी, और मूवमेंट किसी प्रकार का सस्पिशस नहीं था। जैसे चलती हैं एम्बुलेंसेज वैसे ही वो मरीजों की मदद करने जा रही थी, और इसके बावजूद उसके ऊपर गोली चलाई गई और उसमें मौजूद लोगों को मारा गया। अब यह खबर छपी अमेरिका के अखबार में, जिसके बाद दुनिया भर में हंगामा हुआ। इजराइल प्रेशर में आया और अपनी जो पहली बात थी, अपना जो पहला बयान था, वो बयान उसने पलट दिया। पहले कहा कि हमसे गलती हो गई, और अब कुछ और बातें बनाई जा रही हैं, उसमें इतने लोग हमास के थे, फला थे, ढिमका थे, लेकिन यह बात कि उसकी कोई सस्पिशस गतिविधि थी, गलत साबित हुई। इस पर प्रेशर पड़ रहा है, दुनिया भर से प्रेशर पड़ रहा है। इसके अलावा हमास ने एक कॉल दी थी कि जो कुछ गजा में हो रहा है उसके खिलाफ पूरी दुनिया में आंदोलन कम से कम एक दिन हो, और इसका जबरदस्त असर हुआ। अगर बगल में कहें तो वेस्ट बैंक में सारी दुकानें बंद रहीं, अगर जेरूशलम में कहें तो वहां लोग सड़कों पर उतरे, और उन लोगों ने लिखा कि पैलेस्टीनियन लाइव्स मैटर, फलस्तीन के लोगों की जिंदगी का भी मतलब है, उसको आप ऐसे तबाह नहीं कर सकते। अमेरिका में एक जुलूस निकला जिसके बगल में चप्पलें रखी हुई थी, वो जो मारे गए लोग हैं फलस्तीन में, गजा के अंदर, उनकी याद में चप्पलें रखी गई थी, और वो एक लंबा जुलूस निकला। नीदरलैंड के रॉटरडम में जुलूस निकला, और बड़ा जुलूस निकला। ऑस्ट्रेलिया में जुलूस निकला, जर्मनी में जुलूस निकला, सियोल में जुलूस निकला, पेरिस में एक बड़ा जुलूस निकला, और इन जुलूसों में हजारों हजार लोग शामिल हुए हैं। इसके अलावा अरब शहर अल फहम में निकला जुलूस, मोरक्को में निकला, बांग्लादेश में निकला, टर्की में निकला, टेक्सास में निकला। कई बार शर्म आती है कि हमारे मुल्क में अगर आप इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में जुलूस लेके निकल जाइए तो वो क्राइम हो जाता है, पुलिस आ जाती है, जबकि दुनिया भर में, मुस्लिम देशों में ही नहीं, गैर मुस्लिम देशों में भी, यूरोप के देशों में, अमेरिका में जहां पर बहुत प्रेशर है, वहां भी फलस्तीन के फेवर में जुलूस निकल रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारी तरह के वीडियोस, आपके कमेंट, आप लोगों की सोशल मीडिया पे की हुई गतिविधियां और बातें इंटरनेशनल प्रेशर को बताने में बहुत मददगार होती हैं। कहीं से भी ये खबरें जाती हैं कि दुनिया भर में हमारी हरकतों की मुखालिफत हो रही है। इस तरह की मुखालिफत लगातार ज़रूरी है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ठीक है, गजा में तबाही है, कई बार बहुत दर्द होता है, लेकिन जंग जब होती है तो आखिरी लड़ाकू जब तक जिंदा रहता है तब तक उम्मीद होती है। और गजा के लिए आखिरी लड़ाका कोई हमास का नहीं है, कोई किसी पार्टी का नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस दुनिया का हर हक पसंद आदमी है। हर वो आदमी, हर वो औरत, हर वो बच्चा जिसको ये लगता है कि गजा में गलत हो रहा है, वो इस जंग का एक सिपाही है। उसके हाथ में हथियार नहीं है, किसी के हाथ में कलम है, किसी की ज़बान में आवाज़ है, किसी के सीने में हिम्मत है, लेकिन सबको मिलकर आवाज़ लगातार उठानी होगी ताकि फ़लस्तीनियों को उस जुल्म से आज़ादी मिले जिसको लगातार वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं, सारी ताकत लगाकर जिसके खिलाफ लगातार वो लड़ रहे हैं। यही वजह है कि मैं लगातार अपडेट्स करने की कोशिश करता हूं। आप लोग लगातार कमेंट्स करते हैं, जुड़े रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं।
जो भी लोग हमारी मेंबरशिप लेना चाहें, हमसे जुड़ना चाहें, हमारी सीधी मदद करना चाहें, पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन खोल के देख लें, वहां पर सारा लिंक है। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस दूर तक जाने चाहिए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक ये वीडियोस पहुंचाइए, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।